आज के इस वीडियो की कड़ी का मुख्य विषय है ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि। यानी ब्रिटिश काल में भारत की शिक्षा का क्या हालचाल था, इसकी क्या व्यवस्था थी, इसके विकास की रूपरेखा क्या थी। तो इसके पूर्व के वीडियो में हमने प्रारंभिक काल से यानी पुर्तगालियों से लेकर बाहर से आने वाले अनेक मिशनरियों के जो भारत में शिक्षा कार्य रहे, शिक्षा व्यवस्था के विकास में जो उनका योगदान रहा, इन सभी बातों पर बृहद चर्चाएं प्रस्तुत की गई हैं। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा जब विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को भारत भेजा गया और 1813 के 43वीं धारा पर उन्हें विचार करने को कहा गया और उनका संशोधन करने को कहा गया, तो मैकाले महोदय ने पूरी बृहद रूप से उस 43वीं धारा का अध्ययन किया और अपने विचार प्रस्तुत किए। मैकाले के इस विचार को ही मैकाले मिनट कहा जाता है और मैकाले महोदय ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को सुदृढ़ किया, उसका समर्थन किया और तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने मैकाले के विचारों का भारत की शिक्षा पद्धति में अक्षरशः लागू किया। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमने 1813 का आज्ञा पत्र, 1833 का आज्ञा पत्र, फिर उसके बाद प्राच्यवादी विचारधारा, पाश्चात्यवादी विचारधारा में विभेद, फिर उसके बाद मैकाले मिनट में क्या क्या बातें कही गई और उसका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव रहा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज के विषय बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, जो है कि बेंटिक द्वारा मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति मिलती है कि नहीं मिलती है, और फिर मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन होगा, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा को मैकाले की क्या देने हैं इत्यादि। इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बृहद चर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने प्राच्यवादी प्रिंसेप के पास मैकाले के विवरण पत्र को भेजा गया ताकि उस पर विचार विमर्श कर भारत में इसको लागू किया जाए। परंतु प्राच्य शिक्षा का समर्थक होने के नाते प्रिंसेप महोदय ने मैकाले के विचारों और तर्कों का जबरदस्त खंडन किया और शिक्षा एवं साहित्य के जीर्णोद्धार के लिए, यानी प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य के जीर्णोद्धार के लिए उच्च कोटि के तर्क भी दिए। परंतु लॉर्ड बेंटिक जो थे वह पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे और वे नहीं चाहते थे कि भारत में प्राच्य शिक्षा पर किसी भी तरह की धनराशि को खर्च किया जाए। और उसने मैकाले के बातों को अक्षरशः स्वीकार करते हुए 7 मार्च 1935 को एक विज्ञप्ति के द्वारा उन्होंने इस शिक्षा नीति की घोषणा कर दी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। अब बात थी कि भारत में जो
शिक्षा दी जाएगी भारतीयों को वह पाश्चात्य शिक्षा होगी। और उसने इस मैकाले मिनट का रूपरेखा तैयार किया, यानी मैकाले के विवरण पत्र के आधार पर भारत में जो शिक्षा नीति घोषित की गई उसका एक वह विस्तृत रूप तैयार किया जो इस प्रकार है। मैकाले ने जो भारतीय शिक्षा नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की उसका पहला और प्रमुख बात यह था कि ब्रिटिश सरकार का मुख्य लक्ष्य भारतीयों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। इसलिए शिक्षा के लिए निर्दिष्ट समस्त धनराशि इसी कार्य पर व्यय किया जाएगा, यानी प्राच्य शिक्षा पर सोचना भी नहीं है कि भारतीयों के लिए क्या खर्च किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण बात था प्राच्य शिक्षा के प्रसार के लिए अब तक जो कुछ किया गया है उसे ज्यों का त्यों रखा जाए, वर्तमान प्राच्य विद्यालयों को समाप्त न किया जाए और उनके शिक्षकों और विद्यार्थियों को जो वेतन दिया जाता था, यानी छात्रवृत्ति के रूप में या वेतन के रूप में उन पर जो पैसा खर्च किया जाता था वह उन्हें पूर्व की भांति दिया जाता रहे। और लेकिन जो नई बात थी कि उनको नई छात्रवृत्तियां प्रदान न की जाए। अगर किसी विद्यालय में किसी स्थान पर किसी शिक्षक का पद रिक्त हो गया है, यानी शिक्षक रिटायर कर गया है, तो इसकी सूचना सरकार को न दी जाए, क्योंकि सरकार को सूचना दी जाएगी तो क्या पता नए शिक्षक की बहाली होगी, तो इसलिए सरकार को इसकी सूचना देनी ही नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि बेंटिक ने अपने रूपरेखा में कहा कि प्राच्य भाषाओं की पुस्तकों का मुद्रण और प्रकाशन भविष्य में किया ही नहीं जाए, यानी प्राच्य शिक्षा को पूरी तरह से अपरोक्ष रूप में उसको समाप्त करने की ओर लगे हुए हैं बेंटिक महोदय। चौथा महत्वपूर्ण बात थी इन साधनों से बचने वाली धनराशि को, यानी कम से कम खर्च करना है प्राच्य शिक्षा और संस्कृति पर। तो इन साधनों से बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा पाश्चात्य भाषा तथा साहित्य तथा विज्ञान का प्रसार करने में व्यय किया जाए, यानी सरकार का वह हर एक प्रयास जिसमें कम से कम मात्रा में भारतीय शिक्षा पर खर्च हो, यानी पाश्चात्य शिक्षा साहित्य पर खर्च हो, और अधिक से अधिक राशि यूरोपीय शिक्षा एवं साहित्य पर खर्च हो, यूरोपीय ज्ञान का प्रसार एवं प्रसार हो, भारतीय जो है यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का दर्शन कर सके, उनसे लाभान्वित हो सके, उनके सोच विचार अंग्रेजों की तरह हो सके। लॉर्ड विलियम बेंटिक का एकमात्र यही उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने मैकाले के बातों का, उसके विवरण पत्र की बातों का अक्षरशः अनुपालन किया। लॉर्ड बेंटिक की यह घोषणा जो है भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। बेंटिक महोदय की इस घोषणा ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नीति को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। यह प्रथम सरकारी घोषणा थी जिसमें सरकार की शिक्षा नीति की व्याख्या कर उसके उद्देश्य, साधन तथा माध्यम आदि को निश्चित कर दिया गया। हम देखते हैं कि 1698 में पहली बार कंपनी की तरफ से भारत के लिए शिक्षा की बात कही गई है। उसके बाद 1813 के आज्ञा पत्र में भारतीय शिक्षा से संबंधित बात कही गई है, लेकिन 1813 का जो आज्ञा पत्र था वह अस्थायी स्वरूप नहीं दे पाया। उल्टे क्या हुआ कि भारतीय शिक्षा
प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के अंतर्गत फंस गई, परंतु 1835 में मैकाले महोदय के काउंसिल मेंबर होने के नाते और तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को उसका अस्थायी स्वरूप प्रदान करने के कारण भारत में शिक्षा का स्वरूप अस्थायी हो गया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि टी.एन. सक्वेरा महोदय ने कहा है कि यह घोषणा भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मूल बिंदु का उद्योतक है। इस दिशा में जो विषय है वो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती है। निश्चित नीति की यह सरकारी घोषणा थी। यानी शायद बेंटिक महोदय के स्थान पर कोई अगर प्राच्यवादी समर्थक विधि सदस्य होता तो शायद भारत में शिक्षा का स्वरूप तय किया जाना संभव नहीं था, परंतु विलियम बेंटिक महोदय ने भारत में मैकाले मिनट को शिक्षा नीति के रूप में घोषित कर भारतीय शिक्षा की व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैकाले महोदय ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं हम अपने बिंदु पर, जिसका टाइटल है भारतीय शिक्षा को मैकाले की देन। देखिए, मैकाले के विषय में विद्वानों में भारी मतभेद है। कुछ लोग उसे भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक या अग्रदूत मानते हैं, तो कुछ उसे बहुत ही घृणित दृष्टि से देखते हैं और यह मानते हैं कि उसने भारतीय भाषाओं के मार्ग में बाधाएं डाली हैं और उसके विकास उसके प्रगति को हमेशा के लिए अवरुद्ध कर दिया। मैकाले के विवरण पत्र को हम उसका मूल्यांकन करते हुए उसके गुण दोषों के बारे में बृहद चर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैकाले के विवरण पत्र का क्या गुण था। तो भारतीय शिक्षा नीति को अस्थायित्व प्रदान किया मैकाले ने। ये सबसे बड़ा गुण था कि उसने भारतीय शिक्षा नीति को अस्थायी कर दिया है। तो मैकाले के आगमन से पहले हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1698 में शिक्षा से संबंधित बात कही गई, वो प्रभावी न रहा और 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें लिखित रूप से वर्णन किया गया कि भारत की शिक्षा नीतियाँ जो है भारत सरकार द्वारा अनुपालित किया जाएगा और शिक्षा के मद पर राज्य सरकारें 1 लाख रुपया किसी तरह से राशि बचाकर खर्च करने के लिए निर्धारित करें। परंतु 1813 में शिक्षा को अस्थायी स्वरूप नहीं मिला और उल्टे यह प्राच्य और पाश्चात्य विवाद में फंसकर रह गया, जिसके कारण शिक्षा का स्वरूप अस्थायी नहीं हो सका। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मैकाले महोदय का भारत में शिक्षा को अस्थायित्व प्रदान करने में बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। तो हम ऐसे देखेंगे कि मैकाले के आने से पूर्व देश में प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद बहुत जोरों पर था। भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और साधन के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद था, लेकिन ये सारे मतभेद जो हैं मैकाले के विवरण पत्र ने समाप्त कर दिया और भारत सरकार की शिक्षा नीति को अस्थायित्व प्रदान किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा नीति को अस्थायित्व प्रदान कराने में मैकाले मिनट का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। बात यहाँ हम
गुण की कर रहे हैं कि मैकाले मिनट का क्या गुण था, तो हम देखेंगे दूसरे बिंदु के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण गुण क्या था, तो वह यह था कि भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोले। मैकाले मिनट ने यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए सभी रास्ते खोल दिए। तो मैकाले के विवरण पत्र द्वारा भारत देश का एक बहुत बड़ा हित हुआ, जिसमें मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और भारत के लोगों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वैज्ञानिक तथा आर्थिक विचारधारा का प्रस्फुटन हुआ और भारत में औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई, जिससे भारत जो है आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ एवं संपन्न होने लगा। और भारत में चाहे वो किसी तरह का विकास हो, परंतु अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था यहाँ से अधिक धन कमाकर इंग्लैंड में भेजा जाए, यानी भारत से किसी प्रकार पुरजोर मुनाफा कमाकर ब्रिटेन को समृद्ध बनाया जाए। तो अंग्रेज जो थे भारत में अपने ही फायदा के लिए यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जो हैं वो अपरोक्ष रूप में ही लाभान्वित हो चले गए। और इसी क्रम में किसी प्रसिद्ध विचारक ने कहा है कि अगर भारत में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का प्रसार न हुआ होता तो शायद भारत में स्वाधीनता संग्राम का सूत्रपात भी न हुआ होता। खैर, चाहे जो भी हो, भारतीय प्रबुद्ध हुए और स्वतंत्रता को प्राप्त करके ही रहे। मैकाले के विवरण पत्र के गुणों की व्याख्या करते हुए हम अगली कड़ी में पहुँचते हैं, और वह तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में राजनैतिक जागृति पैदा की और भारतीय स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और प्रजातंत्र के सिद्धांतों से परिचित हुए। इंग्लैंड के इतिहास और फ्रांसीसी राज्य क्रांतियों ने भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक जागृति जो मैकाले महोदय के द्वारा भारत में पैदा की गई ब्रिटिश शिक्षा नीति के माध्यम से, तो इसी जागृति के उपज थे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। ये सभी व्यक्ति जो थे ना स्वतंत्रता सेनानी के साक्षात स्वरूप थे, और ये इसी शिक्षा नीति की देन थी। चौथे बिंदु के अंतर्गत मैकाले के विवरण पत्र से संबंधित गुण के बारे में हम चर्चा करते हुए कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाने पर बल दिया गया। भारत में जितने भी पहले से धर्म विद्यमान थे, भारत में मैकाले के विवरण पत्र ने धीरे धीरे ईसाईयत का पैर मजबूत कर दिया, जड़ मजबूत कर दिया ईसाईयत धर्म का। तो मैकाले के समय में हिंदू विद्यालयों में हिंदू धर्म की, मुस्लिम मकतबों में और मदरसों में इस्लाम की, और ईसाई मिशनरियों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। मैकाले ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा प्रदान न करने के लिए कहा। इस संस्तुति के द्वारा मैकाले ने शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति पर बल दिया, जो भारत के लिए उपयोगी थी। यानी
मकतबों में ना इस्लाम पढ़ाया जाए, ना हिंदू विद्यालयों में हिंदू धर्म पढ़ाया जाए। यानी सरकार का ही सिक्का ज़बरदस्त था, तो भारत में ईसाई धर्म की शिक्षा चरम पर थी। और अंग्रेज़ों का भारत में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारत में उनके व्यापार तो पहले से ही फैले हुए थे, परंतु अब शिक्षा के माध्यम से भारतीयों में ईसाईयत का प्रचार किया जाए, जिसके माध्यम से उनके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हो और इस धर्म का क्षेत्र विस्तार हो। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैकाले के विवरण पत्र की आलोचना करेंगे और देखेंगे कि निंदनीय बातें क्या क्या थी मैकाले के विवरण पत्र में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैकाले ने भारतीय भाषाओं का अत्यंत अपमान किया। मैकाले ने भारतीय भाषाओं पर बेहुदे आरोप लगाए। उसने भारतीय भाषाओं को अविकसित और गंवारू बताया, अशक्त बताया। उसने कहा कि भारतीय भाषाओं में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान संबंधी ग्रंथों का अनुवाद करने की क्षमता नहीं है। यद्यपि मैकाले के ये आरोप उसकी अज्ञानता के उद्योतक थे, लेकिन सरकार ने उसकी अंग्रेजी भाषा संबंधी सिफारिशों का खूब दुरुपयोग किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषाओं का गला घुट गया तथा उनकी प्रगति जो है वो बाधित हो गई, अवरुद्ध हो गई तथा भारतीय भाषाओं में शिक्षा का प्रसार जो है तेजी से नहीं हो सका, जीर्ण शीर्ण अवस्था में रह गई। तो मैकाले के विवरण पत्र का सबसे महत्वपूर्ण दोष यही था कि उसने भारतीय भाषाओं का अत्यंत अपमान किया और उसके घोषणा में तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए बात कही ही गई, लेकिन स्थानीय सरकारों ने इस बात का अत्यंत दुरुपयोग किया और जिसके कारण भारतीय भाषाएं दबी कुचली सी हो गई। हम मैकाले मिनट के अवगुणों की बात कर रहे हैं, उसकी आलोचना की बात कर रहे हैं, उसके दोषों की बात कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण दोष क्या था मैकाले के विवरण पत्र का। तो दूसरा महत्वपूर्ण दोष था कि भारतीय संस्कृति और साहित्य का अपमान किया उसने। तो मैकाले के विवरण पत्र का एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि उसने अपने अहम में डूबकर भारतीय संस्कृति और साहित्य पर असत्य और अपमानजनक दोषारोपण किए। उसका संपूर्ण भारतीय व अरबी साहित्य को एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी पुस्तकों के समान बताना उसके मिथ्या अहंकार, थोथे अज्ञान, लज्जास्पद दंभ, संकीर्ण विचारों और अशिष्ट व्यवहार का परिचायक था। वह यूरोपीय ज्ञान विज्ञान में इस कदर आसक्त था कि उसे कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता था और उसने समस्त भारतीय दर्शन ज्ञान विज्ञान साहित्य को एक तुच्छ साहित्य बताकर पाश्चात्य साहित्य का गुणगान किया। यह उसके लिए लज्जास्पद थे, उसके कमक्ल होने का यह प्रतीक था। जिस वेद उपनिषद और संस्कृत के नाट्य साहित्य की भूरी भूरी प्रशंसा जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने की थी, जिस शकुंतला नाटक को पढ़कर गेटे महोदय खुशी से झूम उठे थे, उसके नाट्य शैली को अत्यंत सराहा, जो भारतीय ज्योतिष अपनी श्रेष्ठता के लिए दुनिया में विख्यात थी, जिस भारतीय संस्कृति ने विश्व को ज्ञान का आलोक प्रदान किया, लेकिन
मैकाले ने उसका लज्जाजनक उपहास किया। तो मैकाले के उपहास से क्या भारतीय शिक्षा, साहित्य, दर्शन ये सब तुच्छ हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे? नहीं, अवरुद्ध जरूर हुए, परंतु कालांतर में ये अपने विकास की चरम अवस्था की ओर भी पहुँचे। हालांकि मैकाले के विवरण पत्र ने, मैकाले मिनट ने भारतीय शिक्षा संस्कृति को अपार क्षति पहुंचाई। जेम्स महोदय ने ठीक ही कहा है कि मैकाले की घोषणाएं व्यर्थ की बकवादों, अपने आप पर महत विश्वास और अहम मान्यताओं से परिपूर्ण थी। कभी कभी उसमें सुरुचि का अभाव प्रस्फुटित होता है। जो सच्चाई है वो तो आज न कल न परसों सामने आएगी ही। तो भारतीय शिक्षा साहित्य में जो खूबियाँ थीं, जिससे पढ़कर कभी कभी मैकाले को भी आनंद महसूस होता था, तो उसके सुरुचि का जो अभाव था, हम यूँ कह सकते हैं कि उसका प्रस्फुटित हो जाना ही उसके मिथ्या अहंकार का परिचायक था। उसके मिनट के आलोचनाओं के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सबसे महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि मैकाले भारत की धार्मिक एकता को नष्ट करने का अपरोक्ष रूप से षड्यंत्र भी बनाया था। मैकाले भारत की धार्मिक एकता को नष्ट करना चाहता था। वह शिक्षा के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करके हिंदू धर्म को खंडित करने का स्वप्न देख रहा था। और इसी क्रम में उसने अपने पिता को पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि हिंदुओं पर इस शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेजी पढ़कर अपने धर्म को सच्चा लगाव रखा हो। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के भीतर भारत में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। और वैसे भी यह सच्चाई है कि भारत में हिंदुओं की जो स्थिति है, सबकी बात ना करें हम तो कुछ दूसरों को देखकर बड़ा नकल करते हैं, उसका बड़ा अनुकरण करते हैं। अनुकरण करना अच्छी बात है, पर अच्छी चीज़ों का, गंदी चीज़ों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो हमें पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति ज़्यादा अच्छी लगती है और हम अपने चीज़ों को सनह सनह छोड़ते जा रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विकृति है, दोष है। अवगुणों की चर्चा कर रहे हैं, आलोचनाओं का क्रम है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पाश्चात्य रंग में रंगे हुए स्वामी भक्त का एक नए वर्ग का निर्माण, यानी सही सी बात है कि अगर भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन करेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो स्वामी भक्त होंगे ही। स्वामी भक्त किसके? सरकार के, सरकार यानी अंग्रेजों के। तो मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा देश में शिक्षित लोगों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य शिक्षा में पल बढ़कर अपने देश के लोगों से बिल्कुल अलग हो जाए, जो रंग और रूप में तो भारतीय हो लेकिन वेशभूषा, बातचीत, रहन सहन, चिंतन, रुचियों और विचारों में पूरी तरह अंग्रेज हों। और वैसे भी हम जब अंग्रेजी की 4 पंक्तियाँ बोलते हैं तो अपने आप को वेल एडुकेटेड समझते हैं। हिंदी आना तो हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन बात ये है कि ऐसे व्यक्ति जो सोचते हैं कि हम अंग्रेजी पढ़कर वेल एडुकेटेड हैं, तो ना उन्हें हिंदी आती है और ना ही उन्हें इंग्लिश आती है। क्योंकि आप ओल्ड इज़ गोल्ड कहा गया है, तो
आप पुरानी चीज़ों, अच्छी चीज़ों को पकड़ के रखिए, नई चीज़ों का जीवन में समावेश कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए, परंतु पुरानी चीज़ों को ना छोड़िए। तो हम अपनी हिंदी को छोड़ते हुए अंग्रेजी को अपनाकर वेल एजुकेटेड समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। न उन्हें हिंदी आती है, न उन्हें अंग्रेजी आती है। मैकाले का यह विश्वास कुछ हद तक पूरा भी हुआ। अनेक शिक्षित भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगने लगे और उन्हें भारतीय जनता का शोषण किया। बताइए, ये कितनी शर्म की बात है कि भारतीय लोग ही अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित होकर भारतीयों के शोषण में अपना योगदान निभाए। बताइए। तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र की तमाम गुणों और अवगुणों के बाद कई विद्वानों ने और भी दोष बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की पक्षपातपूर्ण व्याख्या की है। मैकाले ने प्राच्य साहित्य की द्वेषपूर्ण आलोचना की है। बिल्कुल आलोचना के आधार पर ही भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को गंवारू बताया उसने। मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव अस्वाभाविक था, क्योंकि किसी भी देश की शिक्षा का माध्यम उस देश के निवासियों की मातृभाषा होनी चाहिए। आप लोग पेपर 4, पेपर 5 में पढ़िएगा कि बालकों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, किस तरह से देनी चाहिए। तो उसमें यह सुझाव स्पष्ट रूप से दिया गया है कि बालकों का अगर हम चहुमुखी विकास चाहते हैं, सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो उन्हें उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। मैकाले ने भारतीयों पर पाश्चात्य सभ्यता को थोपने का प्रयास किया। यह भी उसका एक बहुत बड़ा दोष था। मैकाले का केवल उच्च वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना अनुचित था, क्योंकि शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके लिए किसी वर्ग विशेष तक सीमित रखना मानव अधिकारों का हनन था। आगे आप लोग सुनिएगा कि मैकाले का जो उच्च वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था की बात है, तो इसी के अंतर्गत उसने निस्यंदन सिद्धांत, छनाई सिद्धांत, फिल्टरेशन थ्योरी इत्यादि नामों से हम जान सकते हैं, उसका सुझाव दिया। यानी अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, या फिर उसे हम कह सकते हैं छनाई सिद्धांत। उसके कहने का अर्थ था कि भारत में सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही पढ़े लिखे, बाकी खुद ब खुद पढ़ लेंगे, जबकि ये गलत था। शिक्षा का अधिकार सबको है और सबके अधिकारों का ये स्पष्ट हनन था। मैकाले ने अपने विवरण पत्र के द्वारा शिक्षित वर्ग एवं जनसाधारण के बीच खाई उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो अंग्रेजों की तो यही महत्वपूर्ण नीति थी, फूट डालो और शासन करो। मैकाले द्वारा अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन भी उचित नहीं था, तुरंत हम बताएं, लेकिन उसको सरकार से अधिकार प्राप्त था और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक महोदय ने उसके विवरण पत्र को अक्षरशः शिक्षा नीति के रूप में घोषित कर दिया। तो फिर अब देरी किस बात की थी। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हम उसके विवरण पत्र का गुण दोष जरूर देख सकते थे। उस समय भी भारत के तत्कालीन
बुद्धिजीवी वर्ग जो था सब देख रहा था, परंतु वह अंग्रेजी दास्ता से व्याकुल था, पंगु था, इसलिए कुछ कर नहीं सकता था। मैकाले के विवरण पत्र में बहुत दोष था। विद्वानों ने इसकी आलोचना भी बहुत की। यहाँ तक कहा कि भारत को अंग्रेजी दास्तां के जंजीरों में जकड़ने के लिए मैकाले ही उत्तरदायी है। तथापि यह निर्विवाद रूप से माना जा सकता है कि मैकाले के विवरण पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैकाले के विवरण पत्र का भारतीय शिक्षा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण देश में रूढ़िवादी शिक्षा के नाम पर प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत हुई, जिसके कारण देश की भौतिक तरक्की हुई, सामाजिक सुधार हुए, राजनीतिक जागृति आई, स्वाधीनता संग्राम छिड़ा और देश आज़ाद हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनेक उदारवादी नेता जो थे, उसने मैकाले के मैकाले के योगदानों को बहुत महत्वपूर्ण माना। दादा भाई नौरोजी ने तो यहाँ तक कहा कि मैकाले द्वारा भारतीय संस्कृति पर लगाए गए आक्षेपों को हमें उदारतापूर्वक भुला देना चाहिए और उसे अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई उदारवादी थे। वह भारत की उन्नति करना चाहता था। बात भी सही है कि अगर भारत में चाहे वो शिक्षा का विकास हो, व्यापार का विकास हो, रेल का विकास हो, यातायात का विकास हो, हम चाहे जिस भी प्रकार के विकास के बारे में बात करें, तो अंग्रेजों ने भारत का विकास चाहे अपने ही लाभ के लिए किया हो, लेकिन अपरोक्ष रूप में उससे भारतीय लाभान्वित हुए और इस लाभ का जो हम कह सकते हैं कि लाभ हुआ, वह भारतीयों को स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त हुआ। वह यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार से एक दूसरे देश के ज्ञान विज्ञान से संपर्क में आए और वो अपनी स्थिति पर सोचने को उतारू हो गए। वीडियो की इस कड़ी में हम बात करेंगे मैकाले के अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, या फिर उसको हम छनाई सिद्धांत भी कह सकते हैं, और उसका अंग्रेजी रूपांतरण है फिल्टरेशन थ्योरी। हम इसका नाम पहले भी सुन चुके हैं। तो मैकाले महोदय ने आखिर छनाई सिद्धांत में क्या कहा, हम आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही अंग्रेजी शासकों को यह अनुभव होने लगा था कि भारत में जो शिक्षा है वह उच्च वर्ग के लोगों को ही प्रदान की जा सकती है, परंतु इस सिद्धांत का वास्तविक जन्मदाता मैकाले को ही माना जाता है। उसके अनुसार शिक्षा केवल उच्च वर्ग को ही दी जानी चाहिए। उच्च वर्ग से शिक्षा स्वतः ही निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। यही था उसका फिल्टरेशन थ्योरी, छनाई सिद्धांत। उसका कहना था कि पहले उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो पढ़ लिख जाएंगे तो शिक्षा ऊपर से नीचे को छनकर जनसाधारण तक पहुंच जाएगी। यही था छनाई सिद्धांत, यही था फिल्टरेशन सिद्धांत। पहले उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाएगी, बाद में जनसाधारण जो था उच्च वर्ग के संपर्क में आकर स्वयं शिक्षित हो जाएंगे। ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, परंतु भारत से संबंधित जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी उसमें उसके छनाई सिद्धांत का, उसके निस्यंदन सिद्धांत का भी जिक्र है, परंतु यह भारत में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। अंशतः भारतीयों के ऊपर यह प्रभाव छोड़ती भी है,
लेकिन निस्यंदन सिद्धांत का मैकाले ने अपना प्रस्ताव रखा। आर्थर मेहू के शब्दों में जन समूह जो है वह जन समूह में शिक्षा ऊपर से छन छन कर पहुँच जाए, बूंद बूंद करके भारतीय जीवन में हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे को बहे, जिससे वह कुछ समय में एक चौड़ी तथा विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क विशाल मैदानों को सिंचित करे। यानी जो शिक्षा है उसको हिमालय के लाभदायक जड़ी बूटियों से तुलना की गई है, जो हिमालय से ऊपर से बहती हो आकर मैदानी क्षेत्रों में एक चौड़ी नदी बना ले, चौड़ी धारा बना ले। यानी शिक्षा की तुलना जड़ी बूटियों से करते हुए भारत में साधारण जन समूहों को शिक्षित करने की बात कही गई है। तो शिक्षा छनाई सिद्धांत का समर्थन अनेक व्यक्तियों ने किया। बम्बई के गवर्नर की काउंसिल के सदस्य फ्रांसिस वार्डन ने कहा कि जनसाधारण को अल्प शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा उच्च वर्ग के लोगों को अधिक मात्रा में शिक्षा प्रदान करना उत्तम होगा। बंगाल की लोक शिक्षा समिति ने कहा कि हमारे प्रयत्न सर्वप्रथम उच्च तथा मध्यम वर्ग की शिक्षा पर केंद्रित रहने चाहिए। इन्हीं विद्वानों के द्वारा ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं में सुधार होगा और शिक्षा के लाभ उन सभी को मिल जाएंगे जो गरीबी के कारण अभी तक वंचित हैं। और यही विचार ईसाई मिशनरियों का भी था। वह चाहते थे कि उच्च वर्ग को ईसाई बना लिया जाएगा तो निम्न वर्ग की जनता जो है स्वयं इस धर्म को स्वीकार कर लेंगी। इसी क्रम में मैकाले ने कहा कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है। हमारा उद्देश्य एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो इसके उपरांत, जैसी हम आशा करते हैं, अपने देशवासियों में उस शिक्षा के कुछ अंशों को वितरित कर सके जो हमने उनको दी है। और ऐसा हुआ भी। भारत में ईसाई धर्म, अंग्रेजी शिक्षा अपना जड़ काफ़ी मजबूत कर लिया, जो आज तक भारत में दिखाई देता है। मैकाले और बंगाल की लोक शिक्षा समिति की सिफारिश पर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने शिक्षा छनाई के सिद्धांत को राजकीय नीति के रूप में घोषित कर दिया। उसने कहा कि अब सरकार को शिक्षा समाज के उच्च वर्ग के उन लोगों को दी जानी चाहिए जिससे सभ्यता छन छन कर जनसाधारण तक पहुँचे। लॉर्ड ऑकलैंड ने 24 नवंबर सन 1839 को अपने विवरण पत्र के द्वारा घोषणा की। सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए, जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है, जिनकी संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। और ऐसा हम आम तौर पर भी देखते हैं कि समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, जो धन संपन्न व्यक्ति होते हैं, उनके देखा देखी उनके नीचे वाले अवश्य करते हैं। तो एक तरह से मैकाले ने ठीक ही सोचा था कि भारत में अगर फिल्टरेशन थ्योरी को लगाया जाए तो अंग्रेजी शिक्षा से वह सभी वर्ग शिक्षित हो जाएगा, जिसमें मैकाले की इच्छा थी, जिनको शिक्षित करने की चाहत थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैकाले ने छनाई सिद्धांत को क्यों और कैसे लगाने का कोशिश किया, प्रयास किया, इस बात पे भी हम इसी क्रम में चर्चा कर लेते हैं। तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड द्वारा इस नीति को
अपनाने का कई कारण था। और चाहे वो बेंटिक हो, चाहे मैकाले हो, चाहे ऑकलैंड हो, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे और नाम सिर्फ इधर उधर रहता था, सोचते एक ही जैसे थे। तो अंग्रेजी साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करके राज्य कर्मचारी बन सके। इस कार्य के लिए उच्च वर्ग को शिक्षा प्रदान करना ही उपयोगी हो सकता था, न कि जनसाधारण को। अंग्रेज शासकों का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उच्च वर्ग को शिक्षित करके जनसाधारण को भी पाश्चात्य शिक्षा हम प्रदान कर पाश्चात्य सभ्यता में रंग सकते हैं। और वैसे भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए कि वीआईपी क्लासों की संख्या अधिक नहीं होती है, जनसाधारण ही अधिक होते हैं। तो उनका सोच भी सही था कि अगर हम वीआईपी क्लास के लोगों को ही हम अंग्रेजी सभ्यता में रंग दें तो नीचे वाले तो स्वतः खुद ब खुद रंग जाएंगे। सरकार के पास इतना धन नहीं था और न ही वह शिक्षा पर इतना अधिक व्यय करना चाहते थे, इसलिए जनसाधारण की शिक्षा के लिए पर्याप्त धन राशि व्यय करने का विचार भी उसके मन में आया ही नहीं था। वह तो उच्च वर्ग को शिक्षा प्रदान करके इस भार से मुक्त होना चाहते थे। भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा देना, यहाँ से अधिक मुनाफा कमाकर ब्रिटेन भेजना, एकमात्र यही लक्ष्य एवं उद्देश्य था अंग्रेजों का। तो कम्युनिकेशन बढ़िया से हो सके, विकास बढ़िया से हो सके, मानवीय संसाधन के रूप में भारतीयों का उपयोग समुचित ढंग से हो सके, एक वफादार स्वामी भक्त वर्ग भारत में तैयार हो, इसके लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षित करने की बात सोची और इनका मेन ध्येय होता था कि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाना, जिसके तहत ये भारतीयों के वजूद को तितर बितर कर दिया, उनका ज़बरदस्त शोषण किया गया। लेकिन फिर भी इनकी यह अति महत्वपूर्ण नीति थी कि लागत कम और मुनाफा अधिक। इसी के अंतर्गत अंग्रेज जो थे वो भारत में शिक्षा के मद पर अधिक खर्च भी नहीं करना चाहते थे और उनके कल्पना में जो भी बातें थी उनको सिद्ध भी करना चाहते थे, उनको प्राप्त भी करना चाहते थे। भारतीय अंग्रेजी सभ्यता के रंग में रंग जाएं, अंग्रेजी शिक्षा का अनुपालन करें, उनका सोच अंग्रेज़ों के जैसा हो जाए, उनका रहन सहन विचार व्यवहार भी अंग्रेज़ों की तरह हो, वह स्वामी भक्त रहें, अपने स्वामी के प्रति वफादार रहें और वे शिक्षित रहें पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर, पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर, पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर। और इस हेतु वह भारत की शिक्षा पर कम पैसा खर्च करके सबको शिक्षित करने के लिए निस्यंदन सिद्धांत को लागू किया। तो अंग्रेज़ों के लिए यह लगभग फ़ायदेमंद ही रहा। फिल्ट्रेशन थ्योरी, छनाई सिद्धांत, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए अगर मैकाले महोदय के दिमाग में आया निस्यंदन सिद्धांत तो उसके कई कारण थे। पैसा कम खर्च होना, स्वामी भक्त वर्ग का समूह बनाना और
भारतीयों में अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, इत्यादि इत्यादि। तो भारत में अंग्रेज़ों ने शिक्षा के माध्यम से अपनी सभ्यता संस्कृति की जड़ें मजबूत कर दी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।